सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। कैसे हैं सब लोग आज? क्या हेलो वॉइस? जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल। कैसे हैं? बढ़िया है। मैंने कहा नमस्कार। जनवरी की इस कहानियों की साहित्यिक कहानियों की जो ये श्रृंखला हमारी चल रही है, उस सब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत मजा आता है। दिस इज माय फेवरेट थिंग टू डू कि मैं यहाँ आकर के आप लोगों से मिलूं और आप लोगों की पसंद की कहानियों को लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। तो हर बार अच्छा लगता है जब आप लोग थोड़ा बहुत इसको पसंद करते हैं, अपना टाइम निकाल करके यहाँ पे आते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात होती है। तो मेरे लिए दिन का ये टाइम, शाम का 1 घंटा बहुत अच्छा बीता। बड़ा तो स्वागत है अच्छा। आप सबका। तो इसी तरीके से आज हम शुरुआत करेंगे। पहले मैं ये माइक माइक को कर दूं। तो जैसा कि हमेशा हम करते हैं, पौराणिक कहानी से हम शुरुआत करेंगे। पौराणिक कहानियां मेरे ख्याल से जी। लगता है कि 80 to 90% कम से कम आप लोगों ने सुनी होती है। और मेरा इसमें फायदा ये हो जाता है कि अगर मैंने कहानियां ना भी सुनी हो तो आप लोगों के द्वारा कहानी के खत्म होने के बाद एक छोटा सा ट्रिविया मिल जाता है कि आप लोग उसके बारे में कुछ और जानकारी दे पाते हैं या आपने सुनी होती है। तो मुझे कुछ ना कुछ उससे ज्ञान मिलने को मिल जाता है आप लोगों से। तो ये अच्छी बात रहती है। एक कहानी आज लेकर के आई हूँ। मुझे पता है ये आप सबने सुनी होगी। ये हनुमान पुत्र मकर ध्वज जी की कहानी है। तो हनुमान जी के लिए जैसे हम लोग सभी लोग ये बात जानते हैं। सुनी है आपने कमलेश जी? ओके। एनपी सिंह सर। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनके बारे में हमेशा से ये फेमस रहा है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो वो बाल ब्रह्मचारी थे तो उनको उनके पुत्र की बात कहाँ से आती है अक्सर। तो बड़े ही पहले के जो लोग होते थे ये बहुत ही मायावी तरीके से प्रजनन भी करते थे, मायावी तरीके से अपना जीवन भी जीते थे। तो ऐसा ही कुछ हनुमान जी के भी जीवन में रहा है। हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। और यह कथा जो है ये उसी मकर ध्वज के जन्म से लेकर के थोड़ा आगे के वृतांत की है। तो इसको हम देखते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण ना हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। अब उनके खुद के शरीर में आग लगी थी, उनके पूंछ में आग लगी थी जिससे वो सबको जला रहे थे। तो शरीर का एक भाग उनका जल रहा था जिससे उनके पूरे शरीर में बहुत गर्मी थी। आग का तो उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन उनके शरीर में गर्मी की वजह से, तपिश की वजह से पसीना आ रहा था उनको। तो उस आग को बुझाने के लिए, उस तपिश को बुझाने के लिए उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। और उनके शरीर से जो पसीना बह रहा था उसकी एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। और उसी समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली और उसके उदर में जाकर, उसके पेट में जाकर वह बूंद एक शरीर बन गई। कहते हैं कि जो बहुत प्रतापी लोग होते हैं उनके शरीर का जो पसीना है या उनका वीर्य है, ये वो भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वो सुपर ह्यूमंस होते हैं। वो ह्यूमन से ज्यादा ईश्वरत्व होता है इनके अंदर। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो वो मछली के पेट में चला गया उनके पसीने की बूंद। वो अंदर जाकर के उसने एक शरीर का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो किसी साधारण मनुष्य का नहीं, वो हनुमान जी का पसीना था। अब एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सैनिकों ने उस मछली को पकड़ लिया। ठीक है। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उनमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। एक मनुष्य है जो कि है तो मनुष्य, लेकिन उसकी आकृति पूरी तरीके से वानर की तरह है। तो वो उसके बाद उन्होंने समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है और वो उसे अहिरावण के पास लेकर के गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया और यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भी इसका वृतांत है कि जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञानुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत और शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। अब विभीषण के बारे में हम जानते हैं ना, वो सारी इंफॉर्मेशन दिया करते थे। पूरी तरीके से दिल से वो सच्चरित्र मनुष्य थे और पूरी तरीके से सतमार्ग का वो पालन करते थे। तो उन्होंने पूरी तरीके से राम जी का साथ दिया था। तो उन्होंने ये बात बता दी थी
कि उनको अपहरण करके उनको पाताल लोक में लेकर के चले गए हैं। जब ये बात भेद पता चला हनुमान जी को, तब राम लक्ष्मण जी की सहायता के लिए हनुमान जी फटाफट पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि एक वानर मिलेगा मुझे पाताल के द्वार पे। तो उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। हम ये बात सुनकर के, मकरध्वज की बात सुनकर के हनुमान बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, एक तो वो जानते थे कि मैं तो एकदम बाल ब्रह्मचारी हूँ, एक तरह से मेरे तो ये चरित्र का हनन हो गया, कैरेक्टर असैसिनेट हो गया कि कोई भी वानर आकर के ये कह रहा है कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो, दुष्ट हो तुम, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। तो हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज को समझ में आया कि ये तो मेरे पिता हैं। तो वो उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की पूरी कथा सुनाई। अब हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हनुमान ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। अब उनको लगा कि उनका बेटा है, तो कभी क्रोध दिखा के, कभी प्रेम दिखा के, अलग अलग प्रकार से उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया, किंतु वो इतना ज्यादा स्वामी भक्त था वो हनुमान जी का ही पुत्र ना। तो जिस तरह से पूरा जीवन हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा में लगा दिया, ऐसे ही उन्होंने भी, मकरध्वज ने भी कहा कि मैं भी अपने स्वामी की बात से पीछे नहीं हटूंगा और मैं भी यहाँ पे तब तक खड़ा हूं जब तक मुझे दूसरा आदेश नहीं मिलता। अब इस बात पे दोनों में एकदम घोर युद्ध शुरू हो गया और देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान जी बड़े थे, ज्यादा बलशाली थे और वो अंदर पाताल लोक में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण ने राम लक्ष्मण की बलि देने का आयोजन किया था, अ, तैयारी करी थी। अब हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई और तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। चामुंडा देवी समझ गई कि ये श्री राम जी के परम भक्त, उनके शिष्य मतलब हनुमान जी हैं, तो वो वहां से चली गई। अब कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उसके बाद उन्होंने, हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को मुक्त किया, बंधन मुक्त किया। और तब श्री राम ने पूछा कि हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा हुआ है, बिल्कुल तुम्हारे ही समान लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज भी समझ गया कि ये कितने शक्तिशाली श्री रामचंद्र जी स्वयं उसके सामने उपस्थित हैं। उसने श्री राम जी के समक्ष सिर झुका दिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया। पहले अहिरावण का वध किया, उसके बाद फिर मकरध्वज को वहां का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे और हमेशा सतमार्ग पर चले। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए और इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। आप में से कोई कुछ कहना चाहता हो तो अपने हाथ रेस कर सकते हैं, तो फिर हम जरूर उनसे बात करना चाहेंगे इस बारे में। दिलीप जी, आपको जरूर पता होता है कुछ ना कुछ इस कहानी के बारे में, और कहानी के आसपास के बारे में भी आपको कुछ कुछ पता होता है, तो आप चाहें तो आप जरूर कुछ कहें। मैं आप थोड़ी देर के लिए, सुषमा जी ने हाथ उठाया, सुषमा जी को मैं अनम्यूट कर देती हूँ, एक सेकेंड। जी सुषमा जी।
जी आप बोलिए कुछ। जी जी जी। हाँ, वो मछली ने कि मगरमच्छ ने? हाँ हाँ मग, मग, नहीं, मैंने भी वैसे मछली ही सुना था। हाँ मछली ही सुना है मैंने भी। तो अगर मगरमच्छ है तो आई कांट से, क्योंकि हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन मैंने जहां तक सुना था मछली ही थी। तो इस बात को दिलीप जी हमारे कंफर्म कर सकते हैं। मकर ध्वज तो मतलब मगरमच्छ से ही लग रहा है। मकर होता है ना। जी जी हाँ, लेकिन मैंने भी सुना मछली ही था। और हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, तो हम एक दो लोगों से अभी वेरीफाई कर लेते हैं, कोई और अगर बताना चाहे तो बता सकता है। और ये जो कहानी मिली उसमें भी मछली ही है। तो आई रियली हैव नो आइडिया, अगर कोई बेटर पर्सन हो बताने वाला तो डेफिनेटली से। दिलीप जी आप बताएं, आप अपने आप को अनम्यूट करके बताएं प्लीज। कोई बात नहीं। इस कहानी का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है कोई नहीं, तो हो सकता है। लेकिन सुषमा जी मैंने मछली ही सुना है। हम इसके बारे में और मैं डिटेल निकालूंगी, आप भी देखिएगा तो हम दोनों को पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम की सच्चाई क्या थी। लेकिन मैंने मछली सुना है, बड़ी मछली के पेट में जाता है। अब मकर ध्वज तो वैसे हाँ मगरमच्छ को ही कहते हैं, उनके मकर मतलब मगरमच्छ होता है। अब रियलिटी हम और थोड़ा कंफर्म करके आएंगे, होमवर्क करके आएंगे हम दोनों लोग थोड़ा थोड़ा, तो हमें और क्लैरिटी हो। हाँ, हम भी ढूंढेंगे, मिलेगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ डाउट्स आते हैं वहीं पे बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। जहाँ कोई क्वेश्चन आते हैं, सुषमा जी बहुत ही ध्यान से हर चीज को सुन करके आप देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। अभी ना एक बड़ी दूसरी जो मेरी कहानी है, मैं अभी इसको ऑफ करती हूँ। दूसरी जो मेरी कहानी लेकर के आज मैं आई हूँ ना, ये है उर्दू साहित्य के बहुत ही फेमस राइटर थे सादत हसन मंटो। आप सबने सुना होगा इनके बारे में। तो मंटो के बारे में बड़ा विख्यात है या विख्यात है कि मंटो जो समाज की एकदम एकदम क्लियर सच्चाई होती है ना, उसको लेके सामने आते थे। कोई भी दुराव नहीं, कोई भी छुपाव नहीं होता था, एकदम क्लियर पिक्चर को लेकर के आते थे। तो पार्टीशन के पहले तो वो इंडिया में ही थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो बीइंग अ मुस्लिम एंड हैविंग हिज रूट्स इन पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ से माइग्रेट करने का सोचा और वो पार्टीशन के समय में पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान तो और भी ज्यादा कंजर्वेटिव एक विचारधारा पे बना हुआ था। तो वहां जब उनकी इस तरह की कहानियां आने लगी, पब्लिश होने लगी, छपने लगी, जहां वो बिल्कुल खुले शब्दों में और खुले भाव से समाज की रियलिटी को प्रस्तुत करते थे। तो उनके ऊपर कई केसेस भी हुए, बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए उनके ऊपर। वहां पे उनके बारे में ये कहा गया कि आप समाज में अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैं समाज को दिखाता हूँ, आईना जो उसका है एज इट इज लोगों के सामने पहुंचाता हूँ। और बहुत खूबसूरत उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि मैं समाज की चीज को आपके सामने लेके आता हूँ और आप मेरी कहानियों को सुन के ये कहते हो कि मेरी कहानियां सुनने योग्य नहीं है। तो मैं कहानियों को समाज का ही प्रतिरूप कहानियों में दर्शाता हूँ। तो अगर मेरी कहानियां सुनने योग्य नहीं है तो ये समाज भी रहने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो समाज का ही एक तरह से अंग है। तो अभी तो बहुत भारी कोई कहानी लेके नहीं आऊंगी इनकी, क्योंकि इनकी कहानियां सुन करके मन थोड़ा भारी हो जाता है एंड में। तो एक थोड़ी अच्छी सी लाइट सी एक कहानी इनकी मुझे बड़ी पसंद है। कहानी का नाम है अनारकली। शायद आप लोगों ने सुनी हो, मंटो की कहानी है, ये बड़ी फेमस सी है। कहानी की शुरुआत होती है एक कैरेक्टर से जिसका नाम है सलीम। कहानी ऐसे शुरू होती है। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे, गालिबन इसलिए कि उसके खदो खाल मुगलई थे, खूबसूरत था। देखने सुनने में बहुत खूबसूरत राजसी सा उसका लुक था। चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़े ठाट से रहता रहता था। जाहिर है रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता और जेब खर्च भी उसको काफी मिलता था, इसलिए कि वो अपने वालिद का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोको-शुंग लड़की जिसका नाम सीमा था उससे लड़ गई। सलीम ने उससे राहो रस्म पैदा किया। उसे यकीन था कि उसकी इल्तिफात हासिल कर लेगा, नहीं तो वो यहां तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी।
और उसकी मनमूनो मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। मतलब उसको इतना यकीन था अपनी खूबसूरती पे, अपने धन पे, पैसे पे, कि उसको लगता था कि कोई भी लड़की मुझ पे फिदा हो जाएगी। तो जब उसको पहली बार सीमा पसंद आई तो उसे पूरा यकीन था कि सीमा भी मुझे पसंद करेगी, क्योंकि मुझ में पसंद ना करने वाली तो कोई बात है ही नहीं। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए, मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा, सबसे बड़ा सदमा पहुंचा, और चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफ्फत मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। अब कभी उसको आदत तो थी नहीं कि वो उसके जैसा हैंडसम लड़का, रिच लड़का किसी को ऐसे बोले और कोई लड़की मना कर दे। तो उसने कहा कि आपने क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। उसने बोला, औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बड़ी शिकस्त खाई थी। इससे कब्ल उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी, उसके इशारों पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं, इनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब शहजादे सलीम के अंदर भी ईगो आया, अहंकार आया, मेल ईगो आया, और शहजादे सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बना डाली, मगर बार साबित ना हुई। उसने यहां तक सोचा कि उसके नाक कान काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। निगाहे इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। मतलब उसकी माँ की सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिद बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम भी थोड़ा हठधर्म था। उसने जवाब में कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं है। मैंने क्या जुर्म किया है जिसका फैसला आप सुना रहे हैं। उसके वालिद को यह सुनकर तैश आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम नाखल्फ हो, अपने वालिद का कहना नहीं मानते, उदूल हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। आग कर दूंगा मतलब जायदाद से बेदखल कर दूंगा। सलीम का जोश इस बात को सुनकर थोड़ा ठंडा हो गया। उसको लगा कहीं सचमुच मुझे जायदाद से बेदखल ना कर दिया जाए। उसने कहा, लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा, वालिद ने, कि बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। तो उसने कहा, अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। वालिद साहब ने कहा, मेरा दिल काफी ठंडा है, तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक कर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गरजा, किस लड़की से। सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर उसने कहा, एक लड़की है। तो वालिद साहब ने पूछा, कौन है वो, क्या नाम है उसका। तो उसने बताया, सीमा नाम है उसका, और वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है।
मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है। क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? अब सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसा हो गया, उसकी समझ में नहीं आता था। उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा। सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला। चुनाचे उन्होंने कड़क के पूछा, सलीम, मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? उससे उससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन उसने मुझे, बड़ा हिचकिचाते हुए बेटे ने अपने वालिद से बोला, कि एक बार तो मैंने मुख्तसर तौर पे, थोड़े से छोटे से तौर पे अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन उसने बिल्कुल भी मुझे दरखूर इतना ना समझा, मुझे इस लायक नहीं समझा। जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का रजामंद नहीं है। अब सलीम एकदम जज्बाती हो गया। उसने कहा, नहीं अब्बा जान, ऐसा ना कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती। लेकिन आप लोगों को, मेरा मतलब है, सीमा को ये पता न लगने दीजिएगा कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेइतनाई का इजहार कर चुकी है। अब पिताजी भी थोड़ा सा, वालिद साहब भी थोड़ा सा प्लान में शामिल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि, अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं इसके मुतालिक सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी, अपने बेटे की शादी के इखराजात के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शहाना लिबास पहने। अब वो ख्वाबों में खो गया होता है ना, शादी के पहले जब लड़की लड़के एक दूसरे के बारे में बहुत से सपने देखने लग जाते हैं, तो ऐसे ही शहजादा सलीम भी ख्वाब देखने लगा। उसने देखा कि वो घोड़े पे चढ़ के एक बाग में आया है और उसने शहाना कपड़े पहने हैं। अस्पताजी से उतरकर बाग की एक रविश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक नौखेज कली तोड़ने की कोशिश कर रही है और उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। जुल्फे उलझी हुई हैं और वो उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दबा ली। अनारकली अपने जोड़े में उड़स ली और खुश्क अल्फाज कहकर वहां से चली गई, और साथ में ये भी कहा कि आपकी इमदाद की मुझे जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा कर देती हूँ। जो रियलिटी में कहा था, अब सपने में भी वही देख रहा है कि बड़ी ही स्वाभिमानी लड़की है, किसी भी तरीके से किसी की हेल्प लेना उसको पसंद नहीं। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाया था। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसकी आगोश में होगी। वो उससे इतना प्यार लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका ये फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो वो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों के मानिंद होते हैं।
जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फहरत मिलती है जो किसी और वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को हुजले उरूसी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाजत मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म रसूम सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठरी सी बनी बैठी थी। शहजादे सलीम ने खास एहतिमाम कर लिया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात ना कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और उसे कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन इसने फिर जुर्रत फहारम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौचक्का रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई हूं। कहानी यहीं पे खत्म होती है। एक नाकाम आशिक की कहानी, जो बेचारा इतने सपने सजा रहा था कि उसके जीवन में जो एक लड़की आएगी, उसकी जिंदगी में जो एक लड़की आएगी, वो वही होगी जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ वो अपना आगे का जीवन बिताएगा। लेकिन नाम एक ही था। जब पता चलता है कि लड़की कोई और निकलती है, तो बेचारे के अरमान जो उसने इतने दिनों से सजा के रखे थे, संजो के रखे थे, एकदम टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। बड़ी ही दुख की बात है, लेकिन बड़ी हल्की कॉमेडी है, क्योंकि दुख को इस कहानी के माध्यम से बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया गया है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। कोई भी कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी आए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आप, आपको देख के खुशी हुई मुझे। सुषमा जी, एनपी सिंह सर, आप लोगों ने किसी ने सुनी है कभी मंटो की कोई कहानी या कुछ ऐसा? हाँ जी सुषमा जी बताएं। मैंने कर दिया जी। नहीं सुनी है, पर कहानी में बहुत हंसी आ रही थी। लास्ट लाइन बस ऐसी हो गई, नहीं तो अभी तक बहुत हंसी आ रही थी। हाँ, नहीं बहुत और अच्छी मंटो की थी। कहानियां मैम, शायद एक्चुअली सच बताऊं तो कहानियां तो उनकी एक से एक लाजवाब है। आप लोग, आप हैं, कमलेश जी हैं, एनपी सर हैं, आप लोग सब लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा, तो मेरा मन तो जरूर करता है, लेकिन इनकी भाषा ही ऐसी है कि उसको मैं यहाँ पे शायद सारी कहानियों को पढ़ थोड़ा नहीं। सा उर्दू को ना हिंदी में थोड़ा सा कर दिया कीजिए। अच्छा, हाँ, ठीक है, उर्दू जी जी वर्ड जी। है। अरे ये तो फिर भी बहुत हल्के मजा हैं, आया। हम तो बहुत हैवी होते हैं इनका। तो एक तो बाप रे, हमको कहानियां समझ में ही नहीं आएगा। नहीं सॉरी, अगली बार से मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूंगी। ओके ओके। इनके साथ बस यही है कि ये जो कहानियां लिखते हैं ना, बहुत ओपन होती है, तो वो इस तरीके से पब्लिक फोरम में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं उसको चूज कर करके लाती हूँ। लेकिन मंटो को आप पढ़िएगा। इन पे एक मूवी भी आई थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें हीरो थे। तो सादत हसन मंटो पे मंटो करके एक बॉलीवुड की मूवी भी आई है। उसको आप लोग कभी मौका लगे तो कहीं मिल जाए, वो मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे होगी या यूट्यूब पे होगी, तो जरूर देखिएगा, उनके ऊपर बेस्ड है। लास्ट टाइम जो लोग आए थे उन लोगों ने देखा था। जी जी। मूवी देखूंगा वो मूवी, थोड़ा नाम सुना हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी है, मंटो करके है, आप देखिएगा लक्ष्मी जी। और नवाजुद्दीन हीरो है उसके, तो आपको तो नहीं पता एक्चुअली ही उन्हीं का नाम से ही बहुत अच्छी जी फीडबैक मिला था देखने के लिए, और बहुत बेहतरीन मूवी में से 5 मुझे रेकमेंड किया गया था, उसमें से ये नाम था। बहुत बढ़िया है, सुनिएगा जरूर। अच्छा, इसी के साथ ना लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी थी सिंहासन बत्तीसी की। हम यही बात कर रहे थे पिछली बार कि ये हम सबने अपने बचपन में ना, जब डीडी वन आता, डीडी का था, जब नया नया दूरदर्शन शुरू हुआ था, तो सिंहासन बत्तीसी करके प्रोग्राम आता था। बाकी पंचतंत्र की कहानियों में भी हमने वर्णन सुना है, तो उसका हम लोग अब सेकंड पढ़ेंगे। हमने अभी तक देखा कि कैसे राजा भोज को अपने ही राज्य के किसी एक किसान के खेत में एक ऐसा सिंहासन मिला जो अपने आप में अभूतपूर्व था। उसमें 32 पुतलियां थी और
बहुत ही खूबसूरत रत्न जड़े थे, नगीने जड़े हुए थे, अपने आप में एक बेहतरीन वो सिंहासन था। इतना खूबसूरत था कि उन्होंने बहुत सा धनराशि खर्च करा के उसकी मरम्मत करवाई, और बहुत पूजा अर्चना के बाद जब वो उसमें बैठने के लिए चला, अपना एक कदम बढ़ाया, तो जो वो 32 पुतलियां थी वो सब हंसने लग गई। तो जब उसने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे राजा की जगह है जहाँ पे कोई भी, वो इतने महान राजा थे, उन्होंने इतना दान पुण्य किया था कि उनका स्थान, उनके गद्दी पे बैठने के लिए आपको भी उनके समकक्ष होना चाहिए, उनके जैसा होना चाहिए। तो फिर उनकी जो पहली पुतली थी रत्न मंजरी, 32 पुतलियों में से पहली पुतली थी रत्न मंजरी। उसने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, और क्योंकि आप एक न्यायप्रिय राजा हैं, तो कहानी सुनने के बाद आप खुद ये फैसला कीजिएगा कि इस महान राजा की राजा विक्रमादित्य की जो ये सिंहासन है, इस पे बैठने का आपको अधिकार है कि नहीं, ये आप खुद फैसला करिएगा। तो वो कहानी सुनाती है। तो ये 32 पुतलियों की कहानी है। पहली पुतली रत्न मंजरी कहानी सुनाती है। बताती है, अंबावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 4 रानियां थी। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भर्तहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया, और शूद्राणी से धन्वंतरी हुए। धन्वंतरी के बारे में हम सब ने सुना है। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्रह्माणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहां के राजा तुम्हारे पिता थे, मतलब राजा भोज के पिता थे, ऐसा बताया उन्होंने। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में करके उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा, क्योंकि सबसे बड़ी रानी जो ब्राह्मणी थी उसका एक ही बेटा था और वो मर गया, तो दूसरी जो रानी थी क्षत्राणी, उसका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। और उसके कुछ समय के बाद उनका दूसरा पुत्र विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। अब विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है, अच्छा है, और वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवरण को साथ लेकर वहां पहुंचे। बाहुबल ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूतवरण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था, और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप नवखंड पृथ्वी पर राज करेगा। उनमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उनमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम इसी सिंहासन को मांग लेना। फिर अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। अब राजा बाहुबल, जबकि महादेव का दिया हुआ था, लेकिन उस समय की क्या परंपरा थी कि अगर कोई अतिथि आया है, वो कुछ मांग रहा है, तो क्षत्रिय किसी भी चीज को मना नहीं करते थे, वचन के बड़े पक्के थे। तो वो अपने वचन से बंधे थे। तो उन्होंने, बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ, आप देखकर बताइए कि मैं इसके योग्य हूं या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तो तीनों लोकों में छाया हुआ है, आपका कोई बैरी नहीं है, आपको जो करना हो कीजिए।
अपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए, 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गाय दान दीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया हो तो सिंहासन पर अवश्य बैठे। अब पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। समझ गए कि इतना बड़ा दान तो उन्होंने कभी किया ही नहीं, तो उनका उनका क्या अधिकार है। इस सिंहासन पे जो बैठा था वो इतना बड़ा दानवीर था। अगर मैं उस लेवल का दानवीर नहीं हूं तो मेरा इस सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं है। वो खुद ही निराश हो गए। उन्होंने कहा, आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, मैं कल फिर से इतना दान करने के बाद जब मैं इस लायक हो जाऊंगा तो कल मैं दोबारा इस पे बैठूंगा। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की दूसरी कहानी। तो उस दूसरी कहानी को हम अगली बार सुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी कहानी है। इसकी सच्चाई के बारे में भी मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि राजा विक्रमादित्य और राजा भोज काल्पनिक कैरेक्टर्स नहीं है, ये कथा काल्पनिक हो सकती है लेकिन ये कैरेक्टर्स तो ओरिजिनली हुआ करते थे, इतिहास का प्रमाण है। तो ये है। किसी को कुछ कहना हो तो आप लोग इसको हैंड्स अप कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी थोड़ी हल्की है और मैं बीच बीच में ना कोशिश करती हूँ कि एक भारी कहानी के बाद एक हल्की कहानी है। जनरली क्या होता है, जो बहुत साहित्यिक कहानियां होती है ना, उनकी भाषा चाहे वो हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, बड़ी भारी हो जाती है। क्योंकि जैसे पुराने हमारे राइटर्स हुआ करते हैं, जैसे हमने कोई भी पढ़ी कहानियां तो वो उनकी बड़ी भारी कहानियां होती हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बीच बीच में हल्की कहानियां भी लेकर के आती रहूं। तो ये एक कहानी है। कहानी का नाम है, शीर्षक है वर्षा। एक आदमी की कहानी है और जो बताता है कि वो एक दुकानदार था और वो रोज का उसका एक ही रास्ता था। उसी रास्ते थे वो अपनी दुकान से अपने घर जाया करता था। एक दुकानदार की कहानी है ये। वो रोज की रोज ही अपनी दुकान बंद करके एक नियत स्थान से, एक नियत सड़क से अपने घर जाया करता था। कहता है कि मेरी दुकान और घर के बीच में 6 किलोमीटर का फासला है। रोज सुबह नाश्ता करके और अपना लंच साथ में लेकर मैं दुकान पर पहुंचता हूँ। अपनी कपड़ों की दुकान रात 8 बजे बंद करके बाजार से रात के लिए खाना लेकर अपनी साइकिल से रोज घर की ओर गुनगुनाता हुआ चल देता हूँ। यही मेरे रोज की दिनचर्या है। आज मैंने 7 बजे ही दुकान बंद कर दी और घर के लिए चल दिया। क्या वजह थी कि हल्की रिमझिम बारिश तो दोपहर से हो रही थी और ग्राहक भी इसी वजह से कम आए थे। तो मुझे उसको लगा कि मैं क्या करूंगा, बैठ के घर चलता हूँ। अब बारिश तेज होने की वजह से ग्राहक आने की उम्मीद ना के बराबर थी। मैंने होटल से खाना खरीदकर अपने डिब्बे में रख लिया। मुझे अच्छे लग रहे थे साफ सुथरे सुनसान रास्ते। मैं पूरा भीग चुका था, अपनी धुन में मगन। मैं आराम से साइकिल चला रहा था और घर जाने की मुझे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर पे मेरा कोई भी इंतजार तो कर नहीं रहा था। तो मैं रास्ते की खूबसूरती को ही एंजॉय कर रहा था। मेरा कोई नहीं होते हुए भी मैं सबका हूँ। मेरे आसपास रहने वाले और बाजार में भी जहां मेरी दुकानें हैं, सभी मुझे चाहते हैं और प्यार करते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत से लोग हैं मेरे, लेकिन मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं। हाँ, तो मैं अपनी मस्ती में चला जा रहा हूँ कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि आगे किनारे की तरफ लगे बड़े से पेड़ के पीछे कोई है। बारिश की वजह से मैं साफ नहीं देख पा रहा था, अंधेरा भी था। मेरी साइकिल पेड़ के जैसे जैसे पास पहुंच रही थी, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। ना भाई, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन कोई चोर डाकू भी तो हो सकता है ना। वैसे तो शरीर से मैं मजबूत कद काठी का हूँ, 2-3 को तो ऐसे ही पछाड़ सकता हूँ।
लेकिन तभी जोर से बिजली चमकी। उस रोशनी में मैंने पक्का देखा वहां कोई था। अब कितना भी मैं हिम्मती हूँ, कितना भी मजबूत कदकाठी का हूँ, रात का अंधेरा, बिजली चमक रही है, कोई सुनसान सड़क पे कोई दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है। मैंने सोचा साइकिल तेज भगाऊं या रुककर पूछूं कि कौन है वहां। लेकिन बारिश को भी चैन नहीं था, धड़ाधड़ बरसने में लगी हुई थी। आखिरकार साइकिल पेड़ तक पहुंच ही गई। मैंने रोश से और बड़े जोर से, बड़ी हिम्मत करके आवाज लगाई, अपने आप को बहुत हिम्मती दिखाते हुए, निडर दिखाते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? वह जो कोई भी था अपने को समेटकर पेड़ के पीछे छुप गया। अब मेरा हौसला बढ़ा कि ये कोई भी हो मुझसे डर तो रहा है, तो मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने साइकिल खड़ी की और बारिश से भीगे अपने चेहरे पर हाथ घुमाकर पानी साफ किया। सड़क के किनारे तक आया। आगे कच्ची मिट्टी की वजह से कीचड़ और फिसलन थी। मैं चाहे कितना भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, पर दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे 100 किलोमीटर दूर से दौड़ता हुआ चला आ रहा हूं। पेड़ के पास पहुंचकर मैं फिर जोर से बोला, कौन है वहां? पेड़ की ओट से बाहर निकलो। बारिश की बूंदों की वजह से आंखों में पानी आ रहा था। मैंने फिर उसे अपने चेहरे पर हाथ घुमाकर साफ किया और तेज आवाज में बोला, सुनते नहीं हो? बाहर निकलो। धीरे से एक छवि मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आकृति से पता चल रहा था कि वह लड़की है। मेरा दिल अब पहले से ज्यादा धड़का। अरे अरे, गलत मत समझो, ज्यादातर इस तरह भूत की बजाय भूतनियां ही तो मिलती हैं, इसलिए धड़का। हाँ हाँ, मैंने कहा था कि इस तरह की बातों में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम ही सोचो, घनघोर अंधेरा, सुनसान रास्ता, मूसलाधार बारिश और उसका शोर। तभी जोर से बिजली कड़की और मेरी चीख निकल गई। सामने सफेद कपड़ों में खुले बाल किए और पूरी आंख खोले एक लड़की खड़ी थी। हाँ, उसकी आंखें मेरी आंखों की तरह बारिश के पानी की वजह से मिचमिचा भी नहीं रही थी। वह कीचड़ से होती हुई मेरे सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मेरे होश फाख्ता हो रहे थे। उसने कुछ बोलने को जैसे ही मुंह खोला, फिर बिजली कड़की और मैं डर गया। मैंने मिमियाते हुए कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने हकलाते हुए पूरी हिम्मत बटोर कर कहा, वहीं वहीं खड़ी रहो। वह एकदम रुक गई। मेरा दिमाग पता नहीं सुन्न हो गया था या ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। मैंने कहा, अपने पैर दिखाओ। अब है ना ये फनी बात कि मैंने सुना था कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, तो मैं पूरी तरह से तसल्ली करना चाहता था। उसने अपने हाथों से अपने कपड़ों को थोड़ा सा ऊंचा किया और फिर से बिजली चमकी। उसके पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तो हाँ भाई, डरने की कोई बात नहीं थी। उसके पांव जो थे वो सीधे थे। मैंने सोचा मैं कल्पना कर करके खामखा ही डर रहा हूं। मुझ में थोड़ी जान आई। मैंने उसे डांटते हुए कहा, ऐसी बारिश, अंधेरे सुनसान रास्ते में सफेद कपड़े पहनकर कौन निकलता है? लोगों को जान से मारने का इरादा है क्या? वह कुछ नहीं बोली। इतनी तेज बारिश और उसके शोर में वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फिर भी पूछा। मैंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, या शायद वह रो रही थी। बारिश की वजह से ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? वह फिर भी नहीं बोली। मैंने सोचा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? अब मैं क्या करूं? क्या इसे यहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं। पर यह तो
कुछ बोल ही नहीं रही। अब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि एक ये मुसीबत सी गले में पड़ गई है, इसको साथ लेके जाऊं या छोड़ दूं? छोड़ दूं तो जमाना अच्छा नहीं है, लड़की के साथ कुछ भला बुरा हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा नरम पड़ते हुए पूछा कि घर आसपास है तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा और ना में गर्दन हिला दी। अब मुझे वह आफत लगने लगी, मुसीबत लगने लगी। मैंने कहा, मेरे साथ चलोगी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा सिर भन्ना गया। इतनी बारिश सिर पर पड़ रही थी, तब भी दिमाग गर्म हो गया था मेरा। मैं उसके पास जाकर जोर से बोला, ठीक से जवाब क्यों नहीं देती? क्या सच बताऊं तो मौसम और लड़की का मिजाज कोई नहीं समझ सकता। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया और साइकिल के पीछे बैठने को कहा। अब वह अपनी जगह से हिली और साइकिल के पास आ गई। इसका मतलब वह मेरे साथ जाने को तैयार थी। मुझे आश्चर्य हुआ। वह मुझ अजनबी के साथ? नहीं नहीं, कहीं यह लड़की गलत तो नहीं, मुझे फंसा तो नहीं देगी? ऐसे भी कोई किसी अजनबी के साथ जाता है क्या? तभी बिजली एक बार फिर जोर से कड़की और मैंने निर्णय कर लिया, ऐसी बारिश, ऐसे हालातों में मैं इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता। तो भाई मैंने उसे फिर पीछे बिठाया और चल दिया अपनी डगर पर। मुझे कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। ऐसी बारिश में किसी को पीछे बिठाकर साइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं था। तो हाँ, हम लोग फिर फाइनली घर पहुंच गए। मैंने अपने कमरे का ताला खोला। बताया था ना कि मेरा कोई नहीं है। सब पड़ोसी तो बारिश की वजह से अपने घरों में दुबके हुए थे। वह भी मेरे पीछे अंदर आई। मैंने कमरे की लाइट जलाई और अंधेरे की अभ्यस्त मेरी आंखें चुंधिया गई। उसकी आंखें भी रोशनी की वजह से सिकुड़ गई। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि इसकी आंखों पर रोशनी का असर तो होता है। वहां बारिश में तो कैसी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। मुझे डरा ही दिया था। रोशनी में मैंने उसकी बनती हुई परछाई भी देखी। हाँ, मैंने यह भी सुना कि भूतों की परछाई नहीं होती, इसीलिए ही चेक कर रहा था। मैंने उसे तौलिया दिया और अपने कपड़े दिए। वह बाथरूम में चली गई और मैंने भी अपने कपड़े बदले। पूरे कमरे में हमारी वजह से पानी फैल गया था। मैंने वहां पोछा लगाया। थोड़ी देर में वह तौलिए से बाल साफ करती हुई बाथरूम से बाहर निकली। अब वह भूतनी नहीं लग रही थी। फिर भी मेरी नजर उसके पैरों की ओर उठ गई। वे सीधे ही थे। मेरी जान में जान आई। मैंने साइकिल पर से अपने खाने का डिब्बा निकाला, जिसमें बाजार से खरीदा हुआ खाना रखा हुआ था। आधा खाना उसे दिया और आधा मैंने खाया। उसका पेट भरा या नहीं, लेकिन मेरा तो नहीं भरा। दोपहर के बाद से मैंने कुछ खाया नहीं था और अब बारिश में इसे बिठाकर साइकिल से इतनी दूर लाना कोई हंसी खेल थोड़े न था। भूख तो लग ही रही थी। तभी वह छींकी। मैंने जल्दी से कहा, मैं चाय बनाता हूँ, बिस्किट रखा है, वही खा लेते हैं। उसने हाँ में सिर हिला दिया और मैंने बिना दूध की चाय बनाई। वह खिड़की के बाहर बारिश देखने लगी। मैं चाय बिस्किट लेकर वहीं उसके पास आ गया। अब भी हल्की रिमझिम हो रही थी। इतनी रात में उसके साथ बैठकर बारिश देखते हुए चाय पीने का एहसास बहुत ही खूबसूरत था। मेरी धड़कनें अब मंद हो गई थी, बारिश की तरह। मैं बारिश, चाय और उसके एहसास में खोया ही था कि उसने मेरी तंद्रा को भंग किया। उसने खुद बताया, मेरा नाम वर्षा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए इतनी बारिश में घूम रही हो? वह भी हौले से मुस्कुराती हुई बोली, मेरे माता पिता सौतेले हैं। मैंने कहा, दोनों सौतेले कैसे हो सकते हैं? या तो माँ सौतेली होती है या पिता। वह खिड़की से बाहर हाथ निकालकर बारिश को अपने हाथों में लेती हुई बोली, मेरे सौतेले पिता ने
माँ के गुजरने के बाद एक और शादी कर ली तो मेरी माँ भी सौतेली हुई ना। मैंने भी झेपते हुए हामी भरी। वह आगे बोली, आज सुबह मैंने दोनों को बातें करते हुए सुन लिया कि वह मुझे किसी के हाथों बेच देंगे। यह सुन मैं मौका देखकर घर से भाग निकली। अब तक मैंने उनके बहुत अत्याचार सहे थे, लेकिन मैं यह जुल्म नहीं सह सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू साफ करती हुई बोली, सुबह से दौड़ते दौड़ते शाम हो गई, ऊपर से जोरदार बारिश। अंधेरा होने पर आगे बढ़ने में मुझे डर लगने लगा। मैं थक भी बहुत गई थी तो पेड़ की ओट में बैठ गई। यह कहकर वह चुप हो गई। मैंने उसके घर का पता पूछा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। वह लगभग 50 किलोमीटर पैदल अपने घर से दूर चली आई थी, वह भी बारिश में। मैं उसके हौसले के आगे नतमस्तक हो गया। मैंने उससे कहा, तुम चारपाई पर सो जाओ, मैं वहां जमीन पर अपना बिस्तर बिछा लेता हूँ। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने पूछा, तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? उसने ना में गर्दन हिला दी। मुझे अपने पर फख्र हुआ कि मैं इस काबिल हूँ जो आज के समय में कोई अनजान लड़की मुझ पर विश्वास कर रही है। मैंने लाइट जली छोड़ दी और दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। रिमझिम बारिश अब भी हो रही है, जो सुंदर संगीत का आभास दे रही है। वो हमारे मन को भी भिगो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों की जिंदगी की घनघोर घटाएं अब समाप्त हो गई हैं। ये एक कहानी यहीं पे खत्म होती है। खूबसूरत सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, शायद हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि दो लोग जिनका एक दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है, अब एक दूसरे के साथ सुकून पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो शायद आगे का जीवन भी साथ में बिताने की कोई परिकल्पना कर रहे हो, कोई आगे का प्लानिंग कर रहे हो। तो ये है कहानी, बड़ी खूबसूरत है, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में लिखी गई है, हल्की भाषा में लिखी गई है। किसी को कुछ कहना हो तो सुनाने को तो और भी कहानी है, लेकिन मुझे वही लग रहा है कि टाइम की प्रतिबद्धता है, क्योंकि जी बहुत हंसी हंसोड़ और बहुत अच्छी लगी कहानी, बहुत अच्छी लगी, थोड़ी हल्की सी बहुत एंजॉय किया इस कहानी को, जी बहुत अच्छा लगा। जी, शुक्रिया। ये थोड़ी नए जमाने के राइटर की लिखी है। राइटर का नाम मैं देख के बताना जरूर चाहिए राइटर के। ये कोई धनु दयाल जी हैं, धनु दयाल जी हैं, उनकी कहानी है, लेटेस्ट कोई राइटर है, इसीलिए इनकी हिंदी भी आजकल के जमाने की पड़ी है। कमलेश जी कुछ कह रहे हैं आप? कमलेश जी आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है। नहीं, मैं एंजॉय कर रही थी। अच्छा अच्छा, जी 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 हाँ, अच्छा लगा। हाँ हाँ जी, मुझे लगा हाँ। आवाज में डिस्टर्बेंस है। ये है, बढ़िया है। कहने को तो हम और भी कहानी सुना सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है, और मेरे ख्याल से आप लोग को नेक्स्ट इवेंट में जाना होता है, क्योंकि टाइम अभी 4-6 मिनट बचे हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर मेरे ख्याल से अब आज फ्राइडे हो गया ना, मंडे को फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं, और अगली बार कोई स्पेसिफिक कहानी, कोई स्पेसिफिक राइटर हो तो आप मुझे इसमें चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं, मैं ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, शुक्रिया एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नमस्कार मैम, मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं सर।